हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KSL में। फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, जो कि आपका बेसब्री से इंतजार था। कहते थे कि सर जी आप क्लास 12 फिजिक्स कब से स्टार्ट करेंगे, तो आज आपका दिन आ ही गया है। फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है क्या, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, या फिर हम इसको कह सकते हैं कूलाम बल कह सकते हैं। फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बेसिक और जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में पहला यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का उस नाम है क्या, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इस यूनिट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी होता है। और कहते हैं दूसरा यूनिट का जो नाम है, कहते हैं इसमें हमें जो फर्स्ट पेपर पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में जो पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में कौन कौन से हमारे पास यूनिट आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बाद से हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे के, और आशा करते हैं कि आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर नए, मेरे यूट्यूब पर मेरे नए चैनल पर करें नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट में हमारे पास कहते हैं कि जो यूनिट आती है दो भागों में आता है। कहते हैं फर्स्ट भाग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पेपर का जो यूनिट आता है, ये यूनिट है फ्रेंड्स, ध्यान सोचिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा बेसिक जान लीजिए तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। दूसरे टॉपिक को हम क्या कहते हैं, दूसरा यूनिट जो है हमारा, यूनिट नंबर जो सेकंड है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और ये यूनिट नंबर क्या होता है, कहते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट है। ये यूनिट फर्स्ट है और ये यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसका हिंदी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हिंदी जो होती है वो होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिजली गति विज्ञान भी कहा जाता है। बिजली गति विज्ञान। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब क्या होता है, बिजली गति विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में जो हमारे लेसन आते हैं वो कुछ ये आते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला लेसन क्या है, इलेक्ट्रो यानी विद्युत, स्थिर वैद्युतिकी में फर्स्ट लेसन जो है वो हमारा क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र है। दूसरा जो है वो क्या कहते हैं, विद्युत विभव है। विद्युत विभव, सॉरी विद्युत विभव नहीं है, दूसरा क्या है, विद्युत फ्लक्स है। दूसरा क्या है, विद्युत फ्लक्स, या फिर कहते हैं गॉस का प्रमेय भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव। चौथा जो होगा, संधारित्र की धारिता। ये इसी यूनिट में फ्रेंड्स आते हैं ये चारों चैप्टर, संधारित्र की धारिता। ये जो चारों चैप्टर हैं किस चैप्टर में आते हैं, कौन सी यूनिट में, तो स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी का मतलब साफ साफ समझिएगा कि विद्युत जो होगा यहाँ पर, विद्युत मतलब आवेश जो होगा वो यहाँ पर किस में होगा, रेस्ट में होगा। मतलब आवेश जो होगा यहाँ पर गतिमान नहीं होगा, आवेश जो होगा यहाँ पर स्थिर हम कह सकते हैं। मतलब आवेश किस में होगा, इंग्लिश में कहे तो रेस्ट में होगा। मतलब कि ये जो चारों चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारा जो आवेश रहेगा वो स्थिर क्यों रहेगा, तभी हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या आता है, कहते हैं इसमें जो आता है पहला, यानी कि पहला जो आता है बिजली गति विज्ञान में, वो आता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट आता है, विद्युत धारा आता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पहला आता है क्या, विद्युत धारा। दूसरा क्या आता है, चुंबक से संबंधित सभी टॉपिक चले आते हैं। चुंबकत्व से संबंधित जितने भी लेसन हैं वो सब के सब आ जाते हैं। चुंबकत्व से संबंधित सभी लेसन आ जाते हैं, अध्याय आते हैं। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। और जो चौथा होता है कहते हैं
चौथा हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है फ्रेंड्स, क्या होती हैं, चौथा जो लेसन हम पढ़ेंगे इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से चैप्टर का नाम जानते हैं। और इसमें जो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि आप लोग इसमें जो आवेश होगा, मतलब जो Q होगा, वो किस में होगा, गतिमान होगा। मतलब ये जो लेसन हमारे पास पढ़ने को मिलेंगे, इसमें जो विद्युत आवेश होगा वो किस में होगा, आवेश जो होगा वो गतिमान होगा, मूव करता रहेगा, गति करता रहेगा। तो फ्रेंड्स हमें पहला जो लेसन पढ़ना है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र या फिर कूलाम का नियम। पहला लेसन लगा लीजिए, अध्याय फर्स्ट होगा। क्या अध्याय फर्स्ट होगा, इसमें हम कहते हैं कि पहला लेसन विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। फ्रेंड्स डालिए यहाँ पर, करिए कि पहला हेडिंग रहेगा इसमें आवेश, जिसको क्या कहते हैं हम, चार्ज कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। आवेश के बारे में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केवल और केवल कहते हैं आवेश से संबंधित चीजों का हमें गहन अध्ययन करना होगा फ्रेंड्स। अगर इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत लाभदायक ये वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आता तो हाँ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आया बेसिक सब चीज, तो इस चैप्टर में पूरा हमारा आवेश से संबंधित हर एक चीज का अध्ययन करना होगा, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड। तो आवेश के बारे में उठाते टॉपिक, देखते क्या क्या समझने को मिलता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, चार्ज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। तो फ्रेंड्स आवेश होता क्या है, व्हाट इज ए चार्ज, आवेश एक क्या है। तो आवेश हमारे पास जो है, कहते हैं आवेश के बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें तो आवेश एक किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है, यानी किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके द्वारा, लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन में परिभाषा लिख लीजिए शॉर्ट में, बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा परिभाषा है। आप किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है, वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके द्वारा, जिनसे हम विद्युत चुंबकत्व और विद्युत क्षेत्र, चाहे विद्युत बल का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अनुभव करते हैं। क्या क्या चीज अनुभव, मतलब कि क्या क्या चीज होता है, विद्युत चुंबकत्व और विद्युत बल का अनुभव करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आवेश कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्या कहने का मतलब है ये। सपोज करिए कि मान लेते कोई आवेश है, आवेश से क्या क्या चीज देखने को मिलता है कि वह मूलभूत गुणधर्म का मतलब क्या होता है, कहते हैं तो मूलभूत गुणधर्म मतलब एक उसका गुण ही होता है। गुण का मतलब क्या, जैसे आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वेट है, तो क्या उसका मतलब कि अगर कोई, ऐसे नहीं कह सकते हम कि क्या आप कभी इस तरह सुनने को मिला है कि क्या आपका क्यों वेट है, आपका कितना वेट, मतलब कि आपका काहे लिए वेट है, उसका तो एक गुण हो गया ना आपके पास, कह सकते हैं हम। अगर कोई मान लीजिए पदार्थ है तो इसमें तो कोई तो भार होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि बिना भार की कोई वस्तु तैयार हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक क्या है, इसका एक गुण है, जो इसमें क्या है, एक वेट है, भार है। तो वैसे ही मूलभूत गुणधर्म मतलब स्वयं में एक फिक्स है कि उसका एक गुण होता है, नेचर होता है, और इसका नेचर कैसा होता है, इनसे हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकत्व या फिर विद्युत बल का अनुभव करते हैं आवेश के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हम, मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास पृथ्वी है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत सारे आवेश पाते हैं। पृथ्वी जो हमारे पास एक हिसाब से समझा जाए तो एक हमारा पृथ्वी एक पदार्थ हो गया। पदार्थ में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत धूल सारे कण, जिनके हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो पृथ्वी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कण से मिलकर के बनी है। तो इसमें हमारे पास जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश
और इलेक्ट्रॉन का आवेश और फिर प्रोटॉनों का आवेश। प्रोटॉनों का आवेश, इसमें हमारे पास जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे आवेश पाए जाते हैं, अनगिनत आवेश हैं। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेश है। तो अगर ये कोई आवेश है, ये कोई वस्तु है, अगर इसके ऊपर हम जो खड़े हैं तो हमारे ऊपर एक बल लगा रही है। जैसे कि आप लोगों ने एक गेम कभी खेलते हुए खेला होगा, क्रिकेट खेलते होंगे, डेली खेलते होंगे। जब आप गेंद को फेंकते होंगे तो उस गेंद में आपका कुछ न कुछ वेट होता है। जब उसको ऊपर फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो वस्तु को उस क्या करती है, पृथ्वी आकर्षित करती है। मतलब उस गेंद को पृथ्वी क्या करती है, आकर्षित करती है। मतलब उसके ऊपर एक बल का प्रभाव उत्पन्न करती है, बल लगाती है जिसके द्वारा वस्तु को क्या कर सके, वो खींच सके। तो वहां पर बल देखने को मिल गया। हालांकि किस लिए दिखने को मिलता है, कैसे वो खींचती है, तो उनके ऊपर कौन कौन से आवेश बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके उस वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं। वो बल लगा रहे हैं तो अपनी तरफ वो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि पहला तो हो गया बल का अनुभव करता है, दूसरा क्या होता है, कहते हैं विद्युत चुंबकत्व का भी अनुभव करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि प्लस का आवेश होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश था, प्रोटॉन का आवेश, ये भी तो एक आवेश ही है, कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, धन आवेश। आवेश दो तरीके से देखा जाता है, एक तो आयनों के रूप में आवेश देखा जाता है और एक तो कणों के रूप में आवेश देखा जाता है। तो ये हो गया धन आवेश और दूसरा क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो ये भी क्या करता है, हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी तार में अगर ये आवेश कोई, मतलब कि ये धन आवेश और ऋण आवेश फ्लो कर रहे हैं, मतलब बह रही हैं, तो इनके कारण चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आवेश होते हैं तो बल का भी अनुभव कराते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का भी अनुभव करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग खड़े हैं तो मान लीजिए पृथ्वी हम लोगों को जब आकर्षित यानी कि अपनी तरफ खींच रही है, बल लगा रही है, तभी तो हम लोग उसके ऊपर खींचे, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं। अगर पृथ्वी हम लोगों के ऊपर बल न लगाती, गुरुत्वाकर्षण बल न लगाती, खींचती नहीं इस बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो हम कैसे पृथ्वी पर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि हम पृथ्वी पर किस लिए रुके हैं, यानी कि हम जो हमारा जो वेट है वो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने ऊपर एक फोर्स लगा करके खींचे रखी है, यानी कि बल लगाए रखी है, जिनके कारण हम पृथ्वी पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर मतलब कि हम कहते हैं कि ग्रेविटी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर ये लग रहा है, कहते हैं हमारे ऊपर। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब पृथ्वी का एक कह सकते हैं कि एक क्षेत्र भी बना होता है। जैसे कि अगर हम मान लो कि अगर आसमान और पृथ्वी को बीचों बीच में चले जाएं तो दोनों ही आपस में क्या करेंगे, आसमान एक तरफ से और एक तरफ पृथ्वी, दोनों अपने आप में क्या करेंगे, एक आसमान भी खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल से और पृथ्वी का चुंबकत्व तो अलग होगा। तो दोनों आपस में क्या होंगी, खींचातानी करने की वजह से हमारा जो संतुलन होता है वो बैलेंस बन जाता है। लेकिन जैसे अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी के एरिया में आएंगे तो पृथ्वी क्या करेगी, मतलब जैसे ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगने आएंगे हम, तो वहां पर हमारे ऊपर एक बल का अनुभव कराना स्टार्ट कर देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया ना आपको कि विद्युत चुंबकत्व तो क्या होता है और विद्युत बल क्या होता है, मतलब दोनों के कारण ये भी आवेश है और ये भी आवेश है। यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब हमारे ऊपर वेट बल लगाता है, और ये भी क्या लगता है, कहते हैं इनके कारण भी हमारे ऊपर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिनके कारण हमारे ऊपर एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर अगर हम तार के साइड में खड़े हो जाते हैं तो मान लेते एक व्यक्ति ए है, अगर इसमें धारा प्लस माइनस का अगर बह रही तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल के नाम से जानते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान है तो उसमें आवेश जरूर होगा। ध्यान सोचिएगा बात को, पकड़िए क्या कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो उसमें आवेश अवश्य होगा, सदैव होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसमें आवेश होगा उसमें द्रव्यमान भी हो। सुनारी बात क्या कर रहे हैं कि द्रव्यमान के बारे में फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उसमें आवेश जरूर होगा, लेकिन जरूरी ये नहीं कि जिसमें अगर आवेश हो उसमें द्रव्यमान भी हो। अब क्या कह रहे हैं सर जी, बताइए, फिर से रिपीट करिए, समझिए बात को। मान लीजिए कि कोई पृथ्वी है, इसमें अगर आवेश होंगे, मतलब कि ये हमारा पदार्थ जो बना हुआ है
ढेर सारे कणों से मिलकर तो बना है। तो अगर इसमें कहते कि अगर ये कुछ वेट है तो इस पर हमेशा कहते कोई भी अगर पदार्थ ले लिए तो वो हमेशा हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर के ही बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, यानी कि कण पाए जाते हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि जिसमें आवेश हो उसमें वेट भी हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसमें आवेश बह रहा है, प्लस का आवेश और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, तो क्या धनात्मक और ऋणात्मक में कोई आवेश मतलब कि कोई द्रव्यमान होता है। जैसे कि बिजली हमारे घर में दौड़ रही है तो वहां पर आवेश ही तो दौड़ रहा है इसमें, तो क्या उसको तौलेंगे हम, क्या उसमें कुछ भार होता है? उसमें भार नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पृथ्वी ले ले, चाहे कोई भी कण ले ले, तो उसमें अगर वेट है तो उसमें कहीं ना कहीं आवेशों से ही मिलकर के वो वस्तु बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तगड़ी बात करके, यहाँ पर नोट पॉइंट करके तगड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है, बोलने का दे तगड़ी बात इसलिए कर, इसको याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। जो हम बात तगड़ी बात मोटी बात ये सब इसलिए लिखवा देते हैं कि बच्चों के माइंड में वो सेट हो जाए। इसलिए हम नई नई चीजों का आविष्कार करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बच्चों का मनोरंजन भी होता रहे और इस बात से उन लोगों को ध्यान भी रहेगा। तो आप लोग भी ध्यान रखते रहिएगा। तगड़ी बात में ये लिखिएगा कि यदि किसी वस्तु में, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान है तो उसमें आवेश अवश्य होगा, सदैव आवेश जरूर होगा, आवेश होगा वो जरूर होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, अगर जरूरी ये नहीं परंतु ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि जिसमें आवेश हो, जिसमें आवेश हो उसमें द्रव्यमान भी हो। जैसे कि बिजली, मान लीजिए हमारे घर में करंट फ्लो कर रहा है, दो तारों में फ्लो कर रहा है धारा, आवेशी के कारण तो धारा बहती है, तो उसको हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए तार में हमारे पास आवेश बह रहे हैं तो क्या उसको तौल सकते हैं हम। जो हमारे घर में बिजली इस समय है कहते हैं चल रही है, चलती है, जिनके कारण इलेक्ट्रिक चीज चलती है, तो क्या उसको हम द्रव्यमान में नाप सकते हैं कि क्या किलो का है, 1 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का? नहीं ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई आवेश है तो जरूरी ये नहीं कि उसमें द्रव्यमान भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो उसमें आवेश जरूर होगा, उसमें द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी, द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई, उतार लीजिए इतना। और आवेश क्या होता है, कहते हैं आवेश के बारे में समझिएगा। आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है, मतलब ये पृथ्वी का एक गुणधर्म है, क्योंकि इसमें आवेश जो होते हैं, आवेश का एक गुणधर्म होता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या फिर कहते विद्युत बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है और क्या करता है, कहते वह बल भी लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक मूलभूत गुणधर्म हो गया, इसको हम हटा नहीं सकते। हम कहते हैं ये अपने आप में एक फिक्स है कि इसको हम विद्युत बल भी देखने को मिलता है इसमें, और विद्युत चुंबक भी देखने को मिलता है, विद्युत चुंबकत्व। बताया नहीं आपको कि अगर हम खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, पृथ्वी हमारे ऊपर एक बल लगाई हुई है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे आवेश पाए जाते हैं, अनगिनत आवेश, अनंत आवेश कह सकते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो आवेश, ढेर सारे आवेश है, हमारे ऊपर एक बल लगा रही है। और हम किसके क्षेत्र में खड़े हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हैं, यानी पृथ्वी के एरिया में खड़े हैं कि आसमान के एरिया में खड़े हैं, नहीं ना, पृथ्वी के एरिया में खड़े हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पृथ्वी के क्षेत्र में खड़े हैं और पृथ्वी हमारे ऊपर एक बल लगा रही है। मतलब ये इनका स्वभाव है कि हमारे ऊपर ये बल लगा रहे और चुंबकत्व उत्पन्न कर रहे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये इनका एक कहते कि, और ये भी याद रखना, किसी पदार्थ में अगर द्रव्यमान है तो उसमें आवेश जरूर होगा, और परंतु जरूरी ये नहीं कि जिसमें आवेश हो उसमें द्रव्यमान भी होगा। जैसा कि धारा अगर बह रही है किसी में, यानी धारा किसके कारण बहती है, तो वो प्लस माइनस के आवेश के कारण ही बहती है। तो अगर प्लस माइनस का अगर आवेश बह रहे, धारा बह रही है,
तो उसमें धाराएं नहीं हो सकती, लेकिन जरूरी हमेशा अगर कोई भी कण होगा तो मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड किससे मिलकर बना हुआ है, ये ढेर सारे कणों से मिलकर ही बना है। मतलब ये हमारा जो बोर्ड है एक पदार्थ है, और पदार्थ में क्या है कहते हैं आवेश पाए गए हैं यहाँ पर। तो हर एक पदार्थ आवेशों से मिलकर के बना होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और उसके बाद से हम कहते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आवेशों के प्रकार में अगर देखा जाए, आवेशों के प्रकार, तो आवेशों के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक आवेश और दूसरा क्या, ऋणात्मक आवेश। पहला जो होता है वो धनात्मक आवेश होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, अगर यदि ध्यान समझिएगा, यदि सजातीय आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश तो समझ गए, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सजातीय आवेश क्या होता है कहते हैं, सजातीय आवेश जिनकी जातें समान हो जाएं। मान लीजिए कि चौहान बिरादरी एक है तो उनको हम क्या कहेंगे, सजातीय। गौड़ जाति एक है तो इनको हम क्या कहेंगे, सजातीय। मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति क्या है, गौड़ जाति का है, और बी भी क्या है कहते हैं गौड़ जाति का है, तो ये दोनों किस जाति में आ जाएंगे, सजातीय आवेश में आ जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर जो है कहते हैं मनुष्यों की जाति समान हो गई, मतलब कि यहाँ पर जो कह सकते हैं वो सजातीय कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि आवेश जो है अगर सेम मिलते हो, समान जाति का अगर आवेश हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। आवेश अगर क्या हो जाए, समान हो जाए, लिख दीजिएगा यदि आवेश समान हो, यदि दोनों आवेश समान हो तो उसे हम सजातीय आवेश कहेंगे। और यदि आवेश क्या हो, समान हो, तो उसे हम सजातीय। विजातीय किसको कहा जाता है, जैसे भी एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस का हो तब भी हम कहेंगे सजातीय आवेश कहेंगे, और या फिर माइनस का होगा तो भी हम क्या कहेंगे, सजातीय आवेश। दोनों आवेश समान है कि नहीं, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। यहाँ पे दोनों आवेश समान है इसलिए सजातीय, ये भी दोनों आवेश समान तो इसलिए सजातीय। और विजातीय में क्या होता है कि जिनकी जातें समान ना हो, असमान हो। द्विजातीय आवेश क्या होता है कि वह आवेश जिनकी जातें क्या हो, असमान हो, उन्हें हम द्विजातीय आवेश कहते हैं। वह आवेश जिनकी जातें असमान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे प्लस माइनस का हो सकता है, प्लस माइनस का, या फिर क्या हो सकता है कहते हैं माइनस प्लस का। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया है वो क्या है, हमारे पास असमान है। तो अगर आवेश जो होता है अगर असमान हो जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विजातीय आवेश। जैसे कि प्लस माइनस हो जाए तब भी विजातीय, चाहे माइनस प्लस का हो जाए तो भी विजातीय है। लेकिन अगर सेम हो जाता है तो सजातीय कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और सजातीय में सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। सजातीय में क्या होता है, कौन सा बल लगता है, तो यहाँ पर अगर बल के बारे में बात किया जाए तो सजातीय में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि अगर दो व्यक्ति है, दो पावरफुल व्यक्ति हैं, दो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, ए व बी, कोई दो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, इनके बीच किसी कारणवश क्या हो गया, दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर झगड़ा हो गया। अरे देखते नहीं यहाँ पर आप लोग कहते कि मान लीजिए कि दो औरतें होती हैं, अगर कहते एक समान है, एक ही राशि की दो हैं, कहते औरतें अगर कहते एक राशि की दो ठो हैं, मान लीजिए एक औरत ए है और एक औरत क्या है, बी है। दोनों औरतें क्या है, एक जैसी है, झगड़ेलू हैं, तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, रोज सुबह सुबह झगड़ा होगा।
और रोज सुबह सुबह झगड़ा होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस घर में कभी शांति नहीं बन सकती है, उस घर में हमेशा दूरियां बढ़ती रहेंगी। तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि दूरियां कब बढ़ती हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो दूरियां बढ़ने का कारण क्या होता है, कहते हैं प्रतिकर्षण होगा। दूरियां बढ़ेंगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब कि एक दोनों औरतें जब झगड़ा करेंगी तो वहां पर उस घर में हमेशा फूट आएगा, दरार आएगा, और उनके बीच कभी कहते हैं समझौता नहीं होगा, तो उनके बीच क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। और दूरी बढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहलाता है। दोनों औरतें क्या हो जाएं, एक जैसी हो जाएं, तो वहां पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। या फिर कहते दोनों व्यक्ति हैं, बहुत अमीर हैं, तो मान लीजिए किसी कारणवश दोनों लोग क्या चले गए, पुलिस थाने चले गए, तो ये दोनों व्यक्ति अगर ये जितना पैसा देगा वो भी उतना पैसा दे देगा, मतलब कि ये दोनों कोई किसी से कम नहीं है, जितना वो काम कर रहा उतना ये भी कर दे रहा काम, तो इनके बीच सदैव क्या होता जाएगा, दूरी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान हैं, यानी समान पावरफुल के हैं, तो ये झगड़ा करेंगे तो दूसरों का नुकसान होगा, ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति, दो लड़के, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने स्कूल में कभी इधर उधर कहीं देखा होगा कि मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो ठो कोई लड़के हैं, दोनों लड़के एक ही साइज के, एक ही एज के, एक ही एनर्जी वाले, कहते हैं एक ही बल के दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया, तो दोनों व्यक्तियों में कौन हारेगा जीतेगा, दोनों व्यक्तियों में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हम सीधा सा मतलब जाता है कि यहाँ पर अगर दोनों ही समान ताकत के हैं तो इनमें से कोई नहीं हार जीत होगी, किसी की हार जीत नहीं होगी, बल्कि इनके कारण जो दूसरा व्यक्ति उनके पास जो बैठा रहेगा उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, दूसरों को नुकसान होगा, वहां पर दूरियां बढ़ेंगी, प्रतिकर्षण होगा, तो इनके कारण जो झगड़ा करेंगे तो इनके कारण दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होगा, दूसरे व्यक्तियों के बीच में क्या हो जाएगा, वहां से वहां मतलब उनको अशांति आएगी। तो आप हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा वहां पर, कह दे। तो प्रतिकर्षण बल समझ में आया। तो हमेशा कह सकते हैं कि अगर जिनकी जातें अगर समान होती हैं तो वहां पर सदैव बल कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल होता है। और आकर्षण बल किस में लगता है, कह देता हूं, मतलब कि जिनकी जाते क्या हो, विजातीय आवेश में सदैव आकर्षण बल लगता है, सजातीय आवेश में सदैव, सॉरी विजातीय आवेश में सदैव कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण। सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक लड़की ये है, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते, मान लेते हैं कि एक क्या है, दो व्यक्ति हैं, ए और बी क्या है, दो ठो व्यक्ति हैं, ये बहुत पावरफुल यानी बहुत ताकतवर, और ये क्या है, कहते हैं बहुत कमजोर व्यक्ति है। तो मान लीजिए क्या, फिर कहते हैं कि ये बहुत अमीर है और ये क्या है, बहुत गरीब है। अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो ये व्यक्ति इनको क्या करेगा, खींच खाच करके किसी तरह से दबा देगा, अपने एनर्जी से क्या करेगा, अपने पैसों के बलबूते उनको क्या कर लेगा, दबा लेगा, मतलब इनको इस तरह से दबा देगा वो दोबारा उठने का नाम नहीं लेंगे, मतलब इनके पास इतनी एनर्जी है कि इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेश में एक चीज को दबाना, वहां पर आकर्षण बल होता है, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर मार हो जाए, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो ये ए व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से इनको क्या करेगा, मार पीट करके अलग हटा सकता है, साइड कर सकता है। तो यहाँ पर इनके पास बहुत एनर्जी होने के कारण बी व्यक्ति को वहां पर गिरा सकता है मार करके। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बल लग रहा है आकर्षण बल है, इनको क्या करेगा, ये दाब दे रहा उठा करके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेश में सदैव प्लस का आवेश बहुत पावरफुल होता है, माइनस का आवेश बहुत कमजोर होता है, तो प्लस वाला आवेश सदैव इनको क्या करता है, खींचे रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर जो बल उत्पन्न होता है वो कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इतनी बात क्लियर हुई है ना, मजेदार टॉपिक। चलिए उतार लीजिए फटाक से। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों के मूलभूत गुणधर्म देख लेते हैं। आवेशों के कुछ गुण होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं, कहते हैं आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। पहला नंबर क्या, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत।
एक सेकेंड बॉस, रुक जाइए, इंक थोड़ा ख़त्म हो गया है, इंक डाल लेते हैं, बस 1 सेकेंड। इंक ख़त्म हो गया, क्या किया जाए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिएगा इधर, लेकिन एक चीज फ्रेंड और ध्यान से समझिएगा, एक चीज और याद रखे रहिएगा कि किसी पदार्थ में या फिर हम कह सकते हैं कि एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक आवेश है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसी पदार्थ में अगर एक आवेश पाया जाता है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो ध्यान से समझिएगा। तो एक आवेश में एक आवेश में एक कूलाम आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो पाया जाता है कितना 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। याद रखिए, एक नंबर में ऐसे बना सकते क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इतने एक कूलाम आवेश मतलब एक आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। तो दो आवेश में कितना हो जाएगा, दो कूलाम आवेश में कितना हो जाएगा, तो 2 से बस इसको क्या कर दो, गुणा कर दीजिए, निकल गया। 2 कूलाम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 12.50 गुणे 10 की घात 18, ये हो जाएगा 2 कूलाम आवेश में। तो याद रखिएगा कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 मतलब 18 आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें क्या देखना था, आवेश के गुण, आवेशों के गुण क्या होते हैं। तो पहला जो गुण है, कहते हैं आवेश का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण क्या होता है, आवेशों का संरक्षण क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आवेश का संरक्षण का मतलब क्या होता है। हम कह सकते हैं सीधा सा सिंपल सा कि आवेश का संरक्षण मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता हो और ना ही नष्ट किया जाता है। किसी पदार्थ का वह आवेश जिसको हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश। बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न करते हो ना ही नष्ट करते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आवेश को क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और ये कोई मतलब कि कक्षक है, एक पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक और ये क्या है, तीसरा कक्षक। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन सोचो कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको हम इनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दें तो ऐसा हमारे बस की बात है, मतलब कि ये संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं किसी पदार्थ में। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास पदार्थ है, इसमें जितने मान पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें पता नहीं है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने का, अब इस समय जितने हैं उतने अगर 10 साल बाद देखोगे तब भी उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तब भी क्या होगा, 10 साल बाद भी देखोगे तो इसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिस समय जितना इस समय इलेक्ट्रॉन है कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है,
बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। मतलब अगर ये यहाँ पर रखी हुई है तो इस वस्तु को हटा कर रख दो अलग कहीं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हट कर रख गया। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर रख देते हैं, मान लीजिए अगर इस हाथ में था तो इस हाथ में आ गया, इसका स्थान में क्या होगा, चेंजेबल आ गया। मतलब कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हो लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। दूसरा, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा, आवेशों का सिद्धांत। आवेशों का सिद्धांत क्या होता है वो देखते हैं। आवेशों का सिद्धांत देख, पहले क्या देख लिया हम, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है, एक एग्जांपल दे। अभी सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आप लोग कहीं दुकान पर गए, मोबाइल खरीदने, फ़ोन खरीदने किसी के लिए, तो दुकानदार से क्या कहोगे कि सर जी हमें 2 फ़ोन चाहिए, 3 फ़ोन चाहिए मांगोगे या तो 1 फ़ोन मांगोगे। क्या किसी व्यक्ति को ये सुना है कि 1.25 फ़ोन मांग रहा हो, 1.5 फ़ोन मांग रहा हो, आधा फ़ोन मांग रहा हो? क्या कभी आपने ये सोचा है कि 1.5 फ़ोन मांग रहा होगा वो? मतलब ऐसा तो कभी नहीं सुना है ना। आप मतलब उस व्यक्ति ने कभी न कभी अगर फ़ोन खरीदने गया होगा, कभी न कभी फ़ोन खरीदा होगा, तो वो 1 फ़ोन खरीदा होगा या तो 2 फ़ोन खरीदा या तो 3 फ़ोन या तो 4 फ़ोन। मतलब हम कह सकते हैं कि आवेशों का जो क्वांटीकरण होता है कि आवेशों का मान एक निश्चित गुणात्मक, एक निश्चित क्रमानुसार बढ़ता है। आवेश का जो मान है एक निश्चित निश्चित क्रमानुसार बढ़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। मतलब ये तो अभी एक चीज़ और एग्जांपल दे। मान लीजिए रोटी जब मम्मी से मांगते हैं तो कभी मांग लेते हैं 1.5 रोटी खाते होंगे, कभी 2 रोटी खा लेते हैं, कभी 3 रोटी। तो 1.5 और जो 3.25 है वो हमारा आवेशों का क्वांटीकरण नहीं कहलाएगा। एक निश्चित अनुपात में जो बढ़ता है, आवेशों का जो मान एक निश्चित अनुपात में बढ़े, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहता है। तो यहाँ पे एक शब्द हम लगा सकते हैं कि आवेशों का निश्चित अनुपात, आवेशों के निश्चित मान को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का मतलब या तो उस पदार्थ में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि उसमें आधा इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3.5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कह सकते हैं कि ये अनिश्चित मान नहीं होगा, एक निश्चित मान होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। इस हिसाब से सूत्र अगर निकाला जाए तो Q बराबर NE, या तो N का मान जहां लिख सकते हो, जहां N बराबर 1 2 3 डॉटेड लाइन कोई नंबर होगा। N बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर N की जगह 2 रखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर अगर N की जगह 3 रखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र आता है। और एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 के पावर माइनस का प्लस का 18 यानी कि 18 होता है, कह दें। तो ये होता है क्या, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है। तो अब अगला क्या है, दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होता है, आवेशों का योज्यता। आवेशों की योज्यता हम कह सकते हैं क्या, विद्युत आवेश की योज्यता बोल सकते हो, चाहे आवेश की योज्यता। अब योज्यता क्या होता है, जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का हम क्या कर लें, योग कर लें, उसे हम क्या कहते हैं, आवेशों का योज्यता कहते हैं। आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। योज्यता किसी पदार्थ में मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इन सभी आवेश को अगर हम जोड़ लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन
5 इलेक्ट्रॉन प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, इनका जो हमारे पास योग आता है वही 2 3 5 5 10 6 16 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों के जोड़ने यानी कि इलेक्ट्रॉनों के जोड़ने के जो योग होता है, आवेशों का जो योग होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों का जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का योज्यता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का योग आवेश की योज्यता कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के जोड़ना ही क्या कहलाता है, आवेश की योज्यता कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं कि आवेश कभी कभी कहते हैं, आवेशों का जो मान होते हैं कभी कभी माइनस में भी हो सकता है, कभी कभी प्लस में हो सकता है। तो हम दिखा सकते हैं, मान लीजिए कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ऐसे। कभी आवेश क्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कभी आवेश प्लस में, कभी आवेश फिर प्लस में हो सकता है, 2 प्लस में हो सकता है, फिर कभी आवेश दोनों माइनस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि आवेश कभी प्लस में होते हैं तो कभी माइनस में होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश की योज्यता। इसको कैपिटल क्यू लिखते रहिए आप लोग भी, कैपिटल क्यू आवेश की योज्यता कहते हैं। बस फ्रेंड्स, तो बस आज तक मतलब कि आज के लिए वीडियो बस इतना ही रहेगा, और उसके बाद फिर हम एक कल नए मजेदार टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे आपके सामने। बने रहिएगा आप लोग मेरे चैनल पर, और जो आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन डाला करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करें, कि तुरंत आप लोग क्या हो जाए, तुरंत वीडियो देखना शुरू कर दिया करें। तो फ्रेंड्स बस आज तक मतलब कि आज के लिए वीडियो बस